नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। 15 अगस्त 1959 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पिनानी गांव में परमानंद पोखरियाल और विश्वंभरी देवी के घर रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म हुआ। इन्होंने 27 जून 2009 को उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाली। इन्हें उत्तराखंड के इतिहास में सबसे नौजवान मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रमेश पोखरियाल निशंक का बचपन काफी गरीबी में बीता है। अपने जीवन में इन्होंने काफी संघर्ष किया है। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत संयुक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य के रूप में हुई। 1991, 1993 और 1996 में ये कर्णप्रयाग विधानसभा से विधायक बने। 1997 में पहली बार संयुक्त उत्तर प्रदेश के पर्वतीय विकास मंत्री बने। इसके बाद संस्कृति, धर्म व कला विभाग के मंत्री भी बने। साहित्य जीवन से इनका गहरा लगाव है। कवि हृदय के रमेश पोखरियाल निशंक ने विभिन्न कविताएं, कहानियां, उपन्यास, पर्यटन ग्रंथ लिखे हैं। दुनिया के कई देशों में रमेश पोखरियाल की लिखी कविताएं और कहानियां पढ़ाई जाती हैं। देश और दुनिया की 1 दर्जन से अधिक भाषाओं में इनकी किताबें अनुवादित भी हैं। इनके लिखे साहित्यों पर तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने पीएचडी भी की है। पृथक उत्तराखंड के आंदोलन में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 बार लगातार विधायक रहने के बाद इस साल लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा और हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। आज हम रमेश पोखरियाल निशंक से तमाम बातों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन की हमारी इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। धन्यवाद। बचपन तो आपका काफी गरीबी में बीता है, काफी संघर्ष भी किया है, लेकिन आज काफी सफल हैं आप। कैसे देखते हैं बचपन से लेकर अब तक के अपने संघर्ष को? मैंने तो काम को देखा है। यदा कदा जब निराशा की क्षण होती तो पीछे मुड़ करके मैं देखता हूँ ताकि उस निराशा से उबर सकूँ। तब मैं देखता हूँ अपनी गरीबी को, अपने संघर्षों को, अपनी कठिनाइयों को, अपने उन विषम और विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए आगे आने को। बाकी मैंने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। ये तब मैं देखता हूँ फिलहाल जब मेरे सामने बहुत ज़्यादा कोई कठिनाई होती है और मुझे निराशा का सामना करना पड़ता है, तो मैं फिर थोड़ा सा पीछे देखता हूँ तो मुझे ताकत देता है। आपका हृदय तो मेरे हिसाब से कवि का है, लेकिन फिर राजनीति में कैसे आना हो गया? मुझे लगता है हृदय तो सबका एक ही जैसा होता होगा और परिस्थितियाँ आदमी को उसी ढंग का बना देती होंगी। लेकिन ये सच है, मेरा सौभाग्य है कि मैं गांव में पैदा हुआ और वो भी ऐसे बीहड़ गांव में जो बहुत दूरस्थ क्षेत्र में, जहां विकास की किरण बहुत आज़ादी के बहुत वर्षों के बाद अभी भी जा नहीं पाई है। तो प्रकृति की गोद में पैदा होने का लाभ तो मुझे मिला ही है कि मेरी कलुषिता को, मेरे मन की उस निर्मलता को उस प्रकृति ने बना करके रखा है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल पैदा होते हैं कि आप राजनीति को और इसको दोनों को कैसे समन्वय करते हैं। राजनीति में रहते हुए मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा और अवसर मिला है, क्योंकि राजनीति में तमाम प्रकार की हर एक दिन में आप हज़ारों तो कहानियाँ मिलती हैं, हज़ारों लोगों से गुज़रना पड़ता है, हज़ारों समस्याओं से गुज़रना पड़ता है और इसलिए उसमें लिखने को बहुत मिलता है, लेकिन समय का अभाव रहता है। मैंने उस मन को संजो करके रखने की हमेशा कोशिश की है, क्योंकि ये बात सही है कि राजनीति की पथरीली और टेढ़ी मेढ़ी राहों में उस मन को बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती होती है और उसकी बहुत सारी कीमतें चुकानी भी पड़ती हैं। निशंक साहब, अब आप लोकसभा में हैं, महसूस आपको यह होता होगा कि देश की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत तो दिया है,
लेकिन बड़ी चुनौती है आप लोगों के ऊपर कि आम आदमी की जन आकांक्षाओं पर आप लोग खरा उतरें। क्या करेंगे आप लोग आम आदमी की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए? देखिए, देश बहुत मजबूत देश है। यदि इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो तमाम पूरी दुनिया तो हिंदुस्तान के सामने, चाहे विचारों का हो, चाहे ज्ञान विज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो, बहुत बौना है, छोटा है। हम सौभाग्यशाली रहे हैं कि हर क्षेत्र में हिंदुस्तान ने दुनिया का मार्गदर्शन किया है। ये विश्व गुरु का है और सारी दुनिया हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर विषय पर भारत की ओर झांक करके देखती रही है। इसलिए मैं समझता हूँ, चाहे वेद पुराण उपनिषदों का जन्मदाता जिसने सारे विश्व को एक नई दिशा दी है, भारत ऐसा सांस्कृतिक देश है जो मरे हुए को भी जिंदा करता है। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में तो कोई थाती नहीं है, कोई सानी नहीं है मेरे हिंदुस्तान का। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि विज्ञान चाहे आगे कहीं तक क्यों न पहुँच जाए और चिकित्सा दुनिया की, लेकिन हमारे पास तो ऐसी शाश्वत चिकित्सा रही है कि सिर से धड़ अलग होने के बाद धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का काम केवल हिंदुस्तान और उत्तराखंड की धरती पर हुआ है। तो हर क्षेत्र में हिंदुस्तान आगे रहा है। मुझे लगता है कि आवश्यकता रही तो उनको संजोने की रही है, उसको व्यवस्थित करने की रही है, और वो हम संजोएंगे, व्यवस्थित करेंगे। हिंदुस्तान के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, नरेंद्र मोदी के विज़न को और उसके मिशन को देखा है। केवल विजनरी होना काफ़ी नहीं होता है। एक आदमी सोचता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन वो अपने कृतित्व से उस काम को धरती पर उतारने की ताकत नहीं रखता है। लेकिन नेशन साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। जाहिर सी बात है, ऐसे में बड़ी चुनौती होगी आप लोगों की भारत सरकार की सरकार पर कि ऐसे राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर भी बेहतर दिन लोगों के आएँ। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि बड़ी चुनौती है। कैसे इन चुनौतियों से आप पार पाएंगे? मैं समझता हूं कि भारत सरकार की दृष्टिकोण से जो दिशा देश को मिलेगी, जो नीतियां बनेगी, उन नीतियों का प्रतिपादन राज्यों को करना पड़ेगा। यदि उन नीतियों का प्रतिपादन नहीं करे कि वो सरकार, तो अगली बार वो सरकार वहाँ लोग देखेंगे नहीं उसको। इसलिए चुनौती ज़रूर है, लेकिन एक अच्छा अवसर भी है। और निश्चित रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस सरकार ने काम करना शुरू किया, इतने कम समय में जो उसने रिजल्ट देने की कोशिश की है, बोल करके नहीं बल्कि करके, भाषण नहीं, केवल विचार नहीं, केवल ज़मीन पर खड़े होकर के उसको रिजल्ट देने का जो काम किया है, देश के लोगों को आशाएं हैं। जादू की छड़ी तो ये गवर्नमेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ, ईमानदारी से, सशक्तता से एक एक मिनट का उपयोग करके हिंदुस्तान को आगे ले जाने का। मोदी जी ने कहा कि इस देश की जनसंख्या 125 करोड़ है। यदि एक दिन में एक व्यक्ति एक कदम भी आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान एक दिन में 125 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। ये छोटी बात नहीं है। हर व्यक्ति की सहभागिता कैसे हो सकती है देश के विकास में, इसी का समन्वय करने का काम तो हमारा है और हमको भरोसा है हम उस काम को करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी ध्यान है गुड गवर्नेंस पर। यदि आपकी सरकार इस मोर्चे पर वाकई सफल रहती है तो किस तरह का बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, किंतु परंतु का तो शब्द ही खत्म हो गया। अगर मगर यहाँ पर अब नहीं रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट बनी है, वो काम कर रही है। अगर हम करेंगे या नहीं करेंगे, अगर शब्द तो ख़त्म हो गए, करेंगे, हर हाल में करेंगे और उसके रिजल्ट देंगे। वो काम करना शुरू कर दिया है। पारदर्शिता के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाह है, और चाहे जनप्रतिनिधि है, और चाहे आम आदमी है, इन तीनों के बीच बेहतर समन्वय के लिए साफ साफ कह दिया कि सबकी जिम्मेदारी अपनी है, सब लोग स्वाभिमान से काम करो। लेकिन थोड़ा सा भी किसी ने इधर से इधर करने की कोशिश की तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश छोटा नहीं, ये बड़ा संदेश है। मोदी जी का काफ़ी जोर अनुशासन और जवाबदेही पर होता है। समय समय पर हम लोग देखते हैं कि वे सांसदों को भी काफ़ी इस बारे में समझाते रहते हैं। बतौर सांसद क्या महसूस करते हैं आप कि इसके पीछे मोदी जी की सोच क्या है? अच्छा है, समय समय पर होता क्या है,
आदमी के अंदर सब कुछ होता है, समय पर उस आदमी को उस चीज़ को यदि बताया जाए तो वो बहुत उठ जाता है। जैसे किसी टेबल पर यदि समय समय पर उसको साफ ना किया जाए तो जो परत पड़ती रहेगी उसके स्वरूप को बदल देगी। तो ये अच्छी परंपरा है। समय समय पर सांसद क्या चाहते हैं, हो क्या रहा है, करना क्या चाहिए, लोगों का फीडबैक क्या है, सरकार को कैसे करना चाहिए, सरकार ठीक कर रही कि नहीं, जो ठीक नहीं कर रही वो कैसे और ठीक हो सकता है, समन्वय कैसे हो रहा है, सरकार और जनता के बीच जो हम सेतु का काम कैसे कर सकते हैं। छोटा काम नहीं, बड़ा काम है। लेकिन अभी भी देश में बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो यह सोचते हैं कि मोदी जी की सरकार कैसे बेरोजगारी और महंगाई पर अंकुश लगाएगी। मुझे लगता है बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। आपने देखा कि महंगाई हमेशा तब होती है जब बेईमानी और भ्रष्टाचार होता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 वर्षों तक रही। वैसे तो थोड़ा बहुत महंगाई सतत प्रक्रिया है, लेकिन आपने देखा होगा कि 6 वर्षों में जो आम जनजीवन के प्रतिदिन उपयोग में आने वाली चीज़ें थी, चाहे आटा है, चाहे गेहूँ है, चाहे सब्जियाँ हैं, चाहे दालें हैं, वो वहीं रही, वो बढ़ी नहीं। ये जो गैस के सिलेंडर पर जो है कांग्रेस के ज़माने में 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी रहती थी, देश वही है, उत्पादन वही था। अटल जी के समय में घर घर के अंदर घंटी बजती थी कि अब सिलेंडर वाला आया है, लगाना है तो घर से आवाज़ आती थी, कल ही तो भरा है, नहीं चाहिए। ये व्यवस्था जो मैंने प्रबंधन की बात की थी, मुझे याद आता है कि जब मैं मुख्यमंत्री था और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा पर एक चर्चा हुई थी, देश के सभी मुख्यमंत्री आए थे। मैंने उनसे 2 सवाल पूछा कि ये बताइए कि आपने 3 महीने पहले यहाँ की चीनी को 14 रुपये केजी निर्यात किया और 3 महीने के बाद उसी चीनी को 40 रुपये केजी आयात किया। क्या मतलब है? कुप्रबंधन है। ऐसे खाद्यान्न का है, लाखों करोड़ों टन खाद्य बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है, और मेरे आम आदमी को पेट भरने के लिए 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है। ये जो कुप्रबंधन है, ये मोदी जी इसको दूर कर देंगे, हमको भरोसा है, क्योंकि वो उन सब चीज़ों को जानते हैं। वो एयर कंडीशन बंगलों में बैठकर केवल बात और विचार नहीं करते हैं, उन्होंने ज़मीन पर खड़े होकर संघर्ष किया है, और उनकी जो पूरी टीम है वो ज़मीनी टीम है। इसलिए इन व्यवस्थाओं को भी अपने हाथ में जिस दिन रखना शुरू किया, उस दिन व्यवस्थित हो गया। और उसका प्रमाण देखिए, अभी प्याज की कीमतें 70-80 रुपये पर चली जाती थी, लेकिन इस समय गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया कि वो प्याज की कीमतें 20-25 से ऊपर नहीं गई है। रमेश भाई, मैंने आपको संयुक्त उत्तर प्रदेश में बतौर मंत्री भी देखा है काम करते हुए, और जब उत्तराखंड का आंदोलन भी चल रहा था तो भी आपको मैंने देखा, आपने काफ़ी संघर्ष किया अपने राज्य के लिए। बड़ा सवाल यह है कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आप लोगों को यह तोहफा दिया, उत्तराखंड के लोगों को एक अलग राज्य बना करके। क्या आप लोग अपने मकसद में पूरी तरह से सफल हैं? विकास के मामले में उत्तराखंड को जिस रफ्तार में आप ले जाना चाहते थे, आज आप उससे संतुष्ट हैं बीते 15 साल में? यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं काफ़ी कुछ संतुष्ट हूँ। हालांकि जो राज्य हमने बनाया है उसका बहुत लंबा रास्ता है, क्योंकि हमारा विज़न, मैंने विज़न 2020 तैयार किया था जब मैं मुख्यमंत्री था। विज़न 2020 के अंदर 2020 में हम इस देश को एक मॉडल स्टेट देंगे, एक आदर्श राज्य देंगे। उसकी संभावनाएं छिपी हुई हैं उत्तराखंड राज्य में। लेकिन जब लोग इस बात को कहते हैं और कई बार निराशा की जैसे लोग बात करते हैं, तो मैं उनको उदाहरण देता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं संयुक्त उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ, और मैंने उत्तराखंड का अलग बजट जो योजना भारत सरकार स्वयं डील करता था, उसको मैंने बाकायदा उस बजट को प्रस्तुत किया। और दूसरी बार मैं उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री रहा और राज्य बना। तो राज्य बनने के बाद मैं प्रथम वित्त मंत्री के नाते मैंने 2000 में उस बजट को पेश किया। जिस दिन हमारा राज्य बना था उस दिन हमारी जो विकास दर थी 2.9% थी, और हम देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र में गिने जाते थे, घृणा से देखे जाते थे। आज हमारी विकास दर 12 से भी ज़्यादा हो गई है, और देश के दूसरे तीसरे नंबर के विकासशील राज्यों में हम लोग आए हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को भी छोड़ा हमने, तीनों राज्य जो बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, वो में उत्तराखंड आगे है। भारत सरकार से आप क्या सहयोग चाहते हैं उत्तराखंड के विकास के लिए?
देखिए, मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि जो ये हिमालय का क्षेत्र ये देश और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हिमालय का क्षेत्र है एशिया का वाटर टावर है। ये पूरी एशिया को पानी देता, पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। लोग कल्पना कर सकते हैं जिस दिन पानी मिलना बंद हो जाए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर दम तोड़ेगा आदमी। तो जो पानी दे रहा है, जो जवानी दे रहा है, मेरे उत्तराखंड से औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है। दूसरी पंक्ति में उसकी माँ बहनें 2-2 विदेशी सीमाओं में सेनानी की तरह वहाँ अडिग खड़ी हैं। ऐसा अनन्य देशभक्त क्षेत्र है। पानी भी देता है, जवानी भी देता है और प्राणवायु भी देता है। 70% वन क्षेत्र है। ऑक्सीजन देते हैं हम देश और दुनिया को, और पर्यावरण की पहली पाठशाला है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ, देश की संस्कृति का भी प्राण है तो दुनिया की आस्था का भी बड़ा केंद्र है। ऐसा क्षेत्र जो पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत सरकार को उस क्षेत्र पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं इस पक्ष का रहा हूँ कि हिमालय की बिल्कुल अलग नीति बनाइए। मैंने तो अभी एक संकल्प भी बुलाया लोकसभा में, मुझे अच्छा लगा। मेरे संकल्प पर, मेरे उस विधेयक पर देश के 15 राज्यों के लोगों ने, 17-18 लोगों ने, चाहे विभिन्न दलों, चाहे कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस का है, तेलुगु देशम का है, विभिन्न दलों के लोगों ने उस पर बेबाक बोला और सब ने इस बात को समर्थन दिया कि हाँ, हिमालय की अलग नीति होनी चाहिए। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, असम, जम्मू कश्मीर, ये 11 राज्य ऐसे हैं और जिसमें कुछ पहाड़ी परिवेश के हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का क्षेत्र हो। इसकी बिल्कुल अलग परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, हर प्रकार की परिस्थिति अलग है। इसलिए इसके लिए अलग नीति होनी चाहिए। इसलिए मैंने मांग की है कि हिमालय का अलग सा मंत्रालय होना चाहिए। उत्तराखंड में आपकी पार्टी कैसे मजबूत होगी और कैसे आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें आपकी पार्टी को सफलता मिलेगी, इसको लेकर आप लोगों की क्या रणनीति बन रही है? उत्तराखंड में मेरी पार्टी काफ़ी मजबूत है। ऐसा नहीं कि हम कमज़ोर हैं। अभी भी लोकसभा के चुनाव में हम देश का दूसरा राज्य थे जिसने सर्वाधिक मत दिया मोदी जी को। देश के इतिहास में गुजरात के बाद दूसरा राज्य है उत्तराखंड। 5 के 5 लोकसभाएं हमने दी हैं। जरूर ये इस बीच में एक उपचुनाव आया तो लोगों को लगा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। उसमें भी हमारे मत प्रतिशत कम नहीं हुए, लेकिन क्योंकि जब किसी राज्य में कोई सरकार होती है और 1-2 साल रहे होते हैं तो कोई भी आदमी जो 10 से 15% का 20 का मतदाता होता है वो सोचता है चलो यार ये अभी तो इनकी सरकार नहीं है, इनकी सरकार है, फिलहाल इनसे थोड़ा सा काम ले लें, 1 आध साल की तो बात है। तो उसका मूल्यांकन वहाँ नहीं करना चाहिए। मेरी पार्टी उत्तराखंड में बहुत मजबूत है, सशक्त है और 2017 में हम हर हालत में वहाँ पर सरकार बनाएंगे। अब राजनीति के अलावा आपके जीवन के दूसरे पहलू, आपके साहित्यिक विचारों पर बातचीत करेंगे। आप हिंदी के जाने माने कवि भी हैं। क्या बचपन से ही आपका कविताओं की तरफ जुड़ाव हो गया था? कैसे शुरुआत हुई? मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि बचपन से मैं लिखता हूँ। मुझे ये भी मालूम नहीं कब मैं छपना शुरू हुआ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरी पहली पुस्तक की जब कुछ रचनाएं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने, जब वो उपराष्ट्रपति थे, जब उनके सामने गई तो उन्होंने, मैं जोशी मठ में था प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर में, और उन्होंने वहाँ बाकायदा सूचना भेज करके मुझे बुलाया और मैं ये नहीं समझ पाया कि उपराष्ट्रपति जी मुझे बुला क्यों रहे हैं। समर्पण मेरी पहली पुस्तक छपी थी। मुझे इस बात का संतोष है कि 1982-83 के बाद मेरी पुस्तकों का जो क्रम शुरू हुआ है वो लगातार जारी है और मैंने उसके लिए कोई समझौता नहीं किया। मुझे भले ही उसके लिए तमाम प्रकार की कीमतों को चुकाना पड़ा हो, लेकिन मैंने उस मन के को कहीं दबने भी नहीं दिया, न ढकने दिया, न छिपने दिया, न उसके साथ कोई समझौता होने दिया है। चाहे मैं राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों में रहा हूँ। राजनीति में मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा, लगातार 3 बार मैं वहाँ विधायक रहा, लगातार 3 बार मैं यहाँ विधायक रहा, मैं यहाँ भी 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहा, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। इस समय मेरी पार्टी ने मुझे आदेश दिया तो मैं डोईवाला से विधानसभा से इस्तीफा दे करके हरिद्वार लोकसभा
चुनाव लड़ा हरिद्वार लोकसभा, जो भारतीय जनता पार्टी की सीट ही नहीं थी, उसको मैंने लगभग 2 लाख मतों से लगभग उसको जीता है। मुख्यमंत्री जी की, हरीश रावत जी की वो सीट थी और उनकी पत्नी सामने लड़ रही थी। तो राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी, सक्रिय राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए मैंने कभी लिखना बंद नहीं किया। और मुझे ये भी सौभाग्य है कि चाहे वो तमाम, आज राजेंद्र यादव जी हमारे बीच जिंदा नहीं हैं, वामपंथी लेखकों में उनका ऐसा नाम था, उन्होंने भी मेरी कहानी को जब हंस में छापा था तो बहुत विवाद हुआ था और कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। तो राजेंद्र यादव जी ने कहा था कि मैंने रमेश पोखरियाल निशंक, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, उसको नहीं छापा है, मैंने उस कहानी को छापा है। तो मेरी देश और विदेश में, चाहे पत्र पत्रिकाओं में हो, चाहे मेरे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, स्पेन, मलयालम, क्रियोल सहित तमाम भाषाओं में, जर्मनी के तो हमबर्ग विश्वविद्यालय में मेरी किताब पढ़ाई जाती है, वहाँ शोध भी हो रहा है। देश के लगभग 7-8 विश्वविद्यालयों में मेरी पुस्तकों पर शोध चल रहा है, 4-5 शोध निकल चुके हैं, डिलीट हो रहा है। मुझे इस बात का संतोष है कि चाहे शंकर दयाल शर्मा जी हों राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे ज्ञानी जैल सिंह जी हों, प्रतिभा पाटिल जी रही हैं, AP अब्दुल कलाम जी को तो मेरी किताब का लोकार्पण करते उन्होंने कहा था मुझे, वो चंद पंक्तियाँ थी, ए वतन तेरे लिए, जो मेरा कविता संग्रह था, कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुष्यता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है, और किया है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूँ ए वतन, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये कविता उन्होंने अपने उस पर बाकायदा चिपकाई हुई थी। उन्होंने कहा मुझे इस कविता को पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा था। मॉरिशस के राष्ट्रपति ने मेरी स्पर्श गंगा, जो मॉरिशस के पाठ्यक्रम में लग रही है, उसका लोकार्पण किया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो नंदा देवी राजा यात्रा पर मैंने किताब लिखी थी, जो साहित्य संस्कृति का अनुपम एक उपहार दिया था, उस पुस्तक पर भारत सरकार के जो राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार है, आज से 5 साल पहले मेरी उस पुस्तक को मिला। तो चाहे भारत गौरव अवार्ड रहा हो, चाहे तमाम मॉरिशस ने अप्रतिम प्रतिभा सम्मान से मुझे वहाँ पर बुला करके सम्मानित करने का विषय हो, मेरी किताबों को सम्मान मिला है। और मेरी वो रचनाएं जब देश और दुनिया के युवाओं के सामने रहती हैं तो मुझे संतोष मिलता है। अपनी कुछ कविताएं बताएं जो आपको बहुत प्रिय हों। कविताएं तो हमेशा जो आपके अंदर से पैदा हुई हैं वो प्रिय ही होती हैं। और मैं कविता पाठ में से कभी करता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको मन स्थिति की बात बताना चाहूँगा। मैंने एक कविता को लिखा था और तब मुझे लगा क्योंकि जब मन बहुत परेशान रहता होगा तो किस सीमा तक आदमी परेशानी में क्या सोचता है। मैं कभी निराशावादी नहीं रहा, क्योंकि मैंने हमेशा संघर्ष किया है और इसलिए निराशा मेरे आसपास भटकती भी नहीं है। लेकिन तब वो निराशा से भर गई थी कविता। वो थी, मुझे याद आता है कि बहुत पहले, आज से 25 साल पहले मैंने लिखा होगा उसको, कि हे मन यहाँ से कहीं दूर जाओ, यहाँ तो तुम्हारे हित में नहीं है। अब तक सुना था मानव यहाँ है, पर मुझे तो कहीं तक भी दिखता नहीं है। बहुत हो चुका अब रहम तो दिखाओ, हे मन यहाँ से कहीं दूर जाओ। ये ऐसा भटकाव की सी स्थिति की रही। उसके आगे की पंक्तियाँ थी उसकी कि सोचा था कोई मिलेगा कहीं, मतलब एक तो ये कि भागो यहाँ से, जहाँ तुमको मिल सकता है वहाँ जाओ। और सोचा था कोई मिलेगा कहीं, ढूंढती ढूंढती सांझ पड़ने लगी है। अब पत्तियों के सहारे भी रहना कहाँ, यहाँ तो डालों से पत्ती भी झड़ने लगी है। क्या बात है। बहुत हो चुका पर रहम तो दिखाओ, हे मन यहाँ से कहीं दूर जाओ। लेकिन मैंने इस कविता को छपने नहीं दिया। मुझे लगा जो भी नौजवान इस कविता को पढ़ेगा वो पलायन करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब निराशा का मुकाबला उसको करना पड़ता है। लेकिन 10 साल 15 साल के बाद मैंने उस कविता जैसे मेरे हाथ में आई है, मैंने पढ़ा, क्योंकि रखी हुई थी, इसको छपना नहीं है। 15 साल के बाद मैंने उसको आगे बढ़ाया कि जहाँ भी गया मैं ठिकाना रहा ना, हम साथ तेरे किसी ने कहा ना,
अब हित हो या अनित यहीं पर रहूँगा, दर्द चाहे वो जितनी वो सारे सहूँगा, निशंक तुमको दुर्मन से लड़ना पड़ेगा, अविरल ही निस्दिन तो जलना पड़ेगा, और अविरल ही जलकर तो तुमको नया एक इतिहास तो रचना पड़ेगा। क्या बात। ये पंक्ति पूरा करने के बाद उस कविता को 15 वर्षों के बाद मैंने प्रकाशित किया। आपने तमाम पुस्तकें लिखी हैं, सभी आपको प्रिय होंगी, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो कविता का जो विषय है, मेरी बहुत सारी कविताएं हैं। ये वतन तेरे लिए है, देश हम जलने न देंगे, और क्षणिका है, जीवन पथ में है, तुम भी मेरे साथ चलो है। लेकिन इसमें एक कविता संग्रह मेरे कोई मुश्किल नहीं, उसमें मैंने कहा दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है, करो तो। उसकी वो जो कविताएं हैं वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आई हैं। कविता के क्षेत्र में देशभक्ति के गीत हैं, रविंद्र जैन जी सहित तो लता जी सहित बहुत सारे लोगों ने उनको स्वर भी दिए हैं। और मैं आज से 25-30 साल पहले से आकाशवाणी केंद्रों पर मेरे गीत गाए जाते हैं। 30 साल से 30 साल तो हुई गए होंगे। मेरे बाल्यकाल से तमाम देश के आकाशवाणी केंद्रों में मेरे गीत गाए जाते हैं। अब मुझे इस बात की खुशी है कि 1990 के आसपास की बात होगी जब मैं इसी दूरदर्शन केंद्र से मेरी रचनाएं प्रसारित हुई हैं, और आज से 90 का मतलब हो गया 24 साल पहले, 23 साल 24 साल पहले। तो तब से मैं लगातार मेरा रहा है। लेकिन मैंने जो अभी एक तो सफलता के अचूक मंत्र लिखा, वो लगभग 15-16 भाषाओं में अनुवादित है, और दूसरी में परिश्रम पर भरोसा करो भाग्य पर नहीं। ये 2 किताबें मेरी ऐसी हैं जो नौजवानों के बीच पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हुई हैं। आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? मैं भगवान को मानता हूँ और अपने संघर्षों को मानता हूँ। राजनीति और लेखन के अलावा जब कभी खाली वक्त मिलता है तो क्या कुछ करना पसंद करते हैं? खाली वक्त तो मेरे पास है ही नहीं। मैंने 24 घंटे को 48 घंटे में कैसे बदल सकता हूँ। अटल जी ने जब मेरी किताब का लोकार्पण किया था, खड़े हुए प्रश्न, तो उन्होंने कहा कि निशंक में मेरे जो सुखद आश्चर्य है कि तुम राजनीति में देश के अंदर पहला इतिहास है जो सक्रिय राजनीति में जिसने इतना लिखा, कब लिखते हो? तो मेरे मन में यह आया कि कहीं अटल जी के मन में ऐसा तो नहीं कि निशंक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है, तो कहीं यहाँ से समय जो है यदि वो लिखना छोड़ दे तो हम इसको और उपयोग करें। तो मुझे लगा कि अटल जी के मन की इस शंका को मुझे दूर करना चाहिए। मैंने अटल जी से कहा, अटल जी आपको मालूम है मैं पिछले 20 और 25 साल में केवल 4 ही घंटा सोया हूँ। जब लोग सोते हैं तो मैं उस समय लिखता हूँ। राजनीति में सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक काम करता हूँ, और जब मैं मुख्यमंत्री था तब तो मेरे सोने का लगभग 2.5 घंटा औसत आता था। कभी किसी ने मेरे को सोते हुए देखा भी नहीं होगा, मेरे परिवार के लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो उस समय का सदुपयोग करने की मैंने कोशिश की। मैं चलते हुए भी लिखता हूँ, पर पहाड़ में रात को चलना और कठिनाई का रास्ता होता है, लेकिन पहाड़ में ही चलते हुए कार में भी लिखने का, और अंधेरे में चलती हुई कार में अंधेरे में लिखने का मुझे पूरा अभ्यास है। शायद मेरे बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे कहानी संग्रह, जब रात को जब 2 ड्राइवर हम बदलते हैं, रात को लाइट भी नहीं जला सकते पहाड़ों पर, गाड़ी के अंदर लाइट जलाएंगे तो गड़बड़ होगी, तो अंधेरे में ही लिख करके, और उसको जो 3-4 घंटे का 20 का रहा था, मैं चाहे हवाई जहाज़ में हूँ, हेलीकॉप्टर्स में हूँ, चाहे मैं रिक्शे में हूँ, चाहे बस में हूँ, चाहे ट्रेन में हूँ, मैं हमेशा जो भी क्षण मुझे उपलब्ध होते हैं उसमें मैं लिखता हूँ। किन किन सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से भी आप जुड़े हैं? मुझे सौभाग्य है कि देश और दुनिया के तमाम लगभग 300-400 सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से मेरा संबंध रहा है, और समय समय पर उन्होंने मुझको प्यार भी दिया है, मेरी रचनाओं को सम्मानित भी किया है। आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? ऐसा लक्ष्य तो मैंने कभी तय किया भी नहीं। मैं रास्ते में चलता गया हूँ। कभी मैंने ये सोचा भी नहीं था मैं राजनीति में आऊँगा, कभी मैंने ये सोचा भी नहीं था कि विधायक भी बनूँगा, कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनने की तो कल्पना भी नहीं। बस काम करना, जो चीज़ सामने है उसके मुकाम तक उसको कैसे पहुंचाया जा सकता है, और ये मेरा लक्ष्य रहा है। बाकी कोई अलग से मैंने कोई लक्ष्य रखा हुआ होगा ऐसा मेरे जीवन में नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस बातचीत के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका कहना है कि इनका जीवन साहित्य के प्रति समर्पित है। भले वे राजनीति में हैं, इनकी पूरी कोशिश है कि राजनीति में और साहित्यिक जीवन में बराबर न्याय करें और आम लोगों के लिए जो भी ये काम कर सकते हैं इन दोनों माध्यमों से करते रहेंगे। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी और चर्चित हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।